वजन घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि दिन में खाने का समय सीमित करना और एक लंबे गैप के बाद खाना खाना। लेकिन इस फास्टिंग पर अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग दावे करती हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें इसके बहुत सारे फायदे बताए गए। कुछ रिपोर्ट इसे दिल और सेहत के लिए अच्छा बताती हैं, तो अब कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जो इसे दिल के लिए बड़ा खतरा बता रही हैं। ऐसे में आखिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये खतरनाक है या फ़ायदेमंद? या ये कुछ लोगों के लिए खतरनाक है, कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। इसीलिए आज हम एक्सपर्ट्स के साथ इन तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूँ विशेषज्ञों के साथ। इंटरमिटेंट फास्टिंग पिछले एक दशक में ये डाइट ट्रेंड बन चुका है। दावा ये किया जा रहा है कि बिना कैलोरी गिने, बिना कार्ब्स कम किए, बस खाने का टाइम बदलो और हेल्थ बनाओ। टेक दिग्गजों से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक सब इसके दीवाने हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी 36 घंटे का फास्ट करने की बात कही थी। लेकिन अब एक नई स्टडी ने इस ट्रेंड पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब तक साइंस भी कहती रही है कि रात का फास्ट बढ़ाने से मेटाबॉलिज्म सुधरता है, सेल रिपेयर होते हैं और शायद लाइफ भी लंबी होती है। लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हमेशा चेताते रहे हैं कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ में पहले से दिक्कतें हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि दिन में खाने का समय सीमित करना। आमतौर पर लोग 8 घंटे की विंडो में खाना खाते हैं और बाकी 16 घंटे फास्टिंग करते हैं। लेकिन अब पहली बार एक बड़े पैमाने की स्टडी ने खतरे की घंटी बजा दी है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टडी जो क्लिनिकल रिसर्च एंड रिव्यूज जर्नल में प्रकाशित हुई है, इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोजाना 12 घंटे से ज्यादा समय तक फास्टिंग करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज से मौत का खतरा 135% तक ज्यादा बढ़ जाता है उन लोगों के मुकाबले जो 12 से 14 घंटे में खाना खाते हैं। मतलब साफ है कि हार्ट और ब्लड वेसल से जुड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि स्टडी कहती है कि यह खतरा सिर्फ कम खाने के टाइम की वजह से है या फिर इसके पीछे और फैक्टर हैं, ये समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन हार्ट डिजीज का खतरा हर उम्र, हर जेंडर और हर लाइफस्टाइल ग्रुप में दिखा। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्लिनिकल रिसर्च एंड रिव्यूज जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी के मुताबिक अमेरिका में 19,000 से ज्यादा लोगों पर 8 साल तक स्टडी की गई, जिसमें लोगों से 2 बार डाइट रिकॉल कराया गया और उनकी ईटिंग विंडो का औसत निकाला गया। सबसे ज्यादा खतरा स्मोकर्स, डायबिटीज के मरीजों और पहले से हार्ट डिजीज वाले लोगों में दिखाई दिया। ये रिस्क तब भी बना रहा जब डाइट क्वालिटी, स्नैकिंग और लाइफस्टाइल फैक्टर्स को एडजस्ट किया गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर 2020 में जामा इंटरनल मेडिसिन में छपी एक स्टडी में पाया गया कि 3 महीने तक डाइट को अपनाने वालों का वजन तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनका बड़ा हिस्सा मसल से गया। वहीं एक दूसरी स्टडी ने चेतावनी दी कि इस डाइट के साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कमजोरी, भूख, डिहाइड्रेशन, सिर दर्द और ध्यान लगाने में दिक्कत आ सकती है। खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। ब्लड शुगर गिर सकता है। नई स्टडी ये नहीं कहती कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को पूरी तरह से छोड़ दें, लेकिन इसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना और अपनी हेल्थ प्रोफाइल चेक करना बेहद जरूरी है। साफ कहें तो ये डाइट हर किसी के लिए नहीं है। हेल्थ के नाम पर रिस्क ना लें, एक्सपर्ट की गाइडेंस जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय राय सर का, प्रोफेसर है कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय आपका। गुड इवनिंग सर। डॉक्टर अखिल शर्मा जी है हमारे साथ, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, KGMU लखनऊ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं दिव्या गांधी, जानी मानी डाइटिशियन हैं। दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है मैम। गुड इवनिंग। सबसे पहले डॉक्टर राय आपके पास आ रहा हूँ, और इंटरमिटेंट फास्टिंग पर आपके साथ पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी एक लोकप्रिय डाइट ट्रेंड है और बताया जाता है कि एक बायोलॉजी को हैक करने के तमाम इसमें नुस्खे बताए गए हैं, बिना कैलोरी काउंट के, बिना कार्ब काटे, सिर्फ ईटिंग टाइम बदल कर। लेकिन दिक्कत वही है सर, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कहती हैं जी बहुत बढ़िया शुरू कर दो, फिर कुछ रिपोर्ट्स आती हैं अरे अरे रुको रुको, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आपकी राय में ये सही है या गलत इंटरमिटेंट फास्टिंग सर? तुरंत ये कहना कि सही है कि गलत एक स्टडी या 2 स्टडी बेसिस पे कहना मुश्किल होता है। पूरी एविडेंस क्या है हम वो डिस्कस कर सकते हैं। क्या इंटरमिटेंट के फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इस स्टडी का पे हम जरूर जो है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। क्या है देखिए,
मॉडर्न मेडिसिन की स्ट्रेंथ है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। एविडेंस जो भी जनरेट होते हैं उनको हम यूज करते हैं और उसको ही अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन की स्ट्रेंथ है। आज से 40-45 साल पहले जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, एमडी कर रहा था, तब की मैं बात करूं, उस समय इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था। हम डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए, अगर कोई डायबिटिक मेलाइटस का केस है जिसको शुगर की बीमारी है, तो हम फ्रीक्वेंट इंटरवल पे स्मॉल खाने के लिए कहते थे। दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते थे, दूसरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं था। धीरे धीरे ये आया कि नहीं, ये जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी एक है। आयुर्वेद ने इंटरमिटेंट फास्टिंग आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन्ड है। पहले लोग ऐसा करते थे। हिंदुस्तान में देखा जाए तो इनके कल्चर में था इंटरमिटेंट। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई रूप होते हैं। पीरियडिक हो सकता है, जो फास्टिंग के इवन साइंस में भी जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, समय चेंज करना, या हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अल्टरनेट डे में भी जो है फास्टिंग कर सकते हैं, उसको भी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। उसमें जो है कैलोरी इंटेक, 0 कैलोरी इंटेक से जिस दिन हम फास्टिंग रखते हैं, या 25% ऑफ द जो हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसका 25% ये कंज्यूम करते हैं, जो एक नॉर्मल डे में करते हैं। देयर आर स्टडीज जो कहते हैं कि 5 दिन नॉर्मल आप खाना खाते रहिए, 2 दिन जो है वीक में जो है फास्टिंग रखिए। फास्टिंग मीन्स नॉट 0 कैलोरी इंटेक, उसमें वह जो है एक डाइट अपना प्रिपेयर करके देते हैं। सो और बहुत सी स्टडीज अवेलेबल हैं, अब तो थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज अवेलेबल हैं। सो उसमें एविडेंस है। तो ग्रेजुअली जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग ने ये पीक देखा जाए तो लास्ट 20 ईयर्स में ही जो है इसका मेन इंटरमिटेंट फास्टिंग का आया। ओके सर। अब तो जो एविडेंसेस हैं, अगर पब्लिकेशन देखें, रिसर्च, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के फेवर में ज़्यादा हैं। वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। वेट रिडक्शन अगर हम करते हैं सो डायबिटीज़ को कंट्रोल होता है, आपका जो है ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करता है। इवन जो है कुछ कार्सिनोजेंस जो है वेट रिडक्शन में जो है, जो मतलब कैंसर होने की, उसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है कम होती है। देयर आर स्टडीज जो हम एविडेंस की बात जब हम करते हैं ना, सो क्लिनिकल ट्रायल को बेस्ट एविडेंस मानते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन, अभी जो स्टडी है ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, क्लिनिकल ट्रायल की नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल के एविडेंस को बेस्ट मानते हैं क्योंकि बिल्कुल कंट्रोल सिचुएशन में हम करते हैं। कंपैरेटर होता है, एक कंपैरेटिव ग्रुप होता है। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, यानी कि बिल्कुल सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी अगर आप 1 या 2 दशक देखें तो एक तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी इवॉल्विंग ही है, और आप कह रहे हैं कि किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए भी और ज़्यादा स्टडीज़ और मेटा एनालिसिस चाहिए होगा, और उसमें भी खास तौर से क्लिनिकल स्टडी पर आप जोर दे रहे हैं कि उसी से आपको पता चलेगा। डॉक्टर शर्मा, लेकिन एक आम व्यक्ति सर किस तरह से समझे, क्योंकि हम एक लेख पढ़ते हैं जैसे ये स्टडी है, इसमें लेस देन 8 आवर्स ईटिंग विंडो में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेथ रिस्क 135% हायर बताया गया है। और जैसा मैं कह रहा था इससे पहले, NEJM, लैंसेट, यहाँ पर इंटरमिटेंट फास्टिंग में लिपिड प्रोफाइल सुधर रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, इन्फ्लामेशन घट रहा है, तो ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो स्टडीज़ वो जो बताती हैं। और इधर इस तरह तो ये एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है सर, तो आपकी इस पर क्या राय होगी डॉक्टर अखिल शर्मा? दीपक जी, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ये मॉडर्न मेडिसिन का सबसे अच्छा एस्पेक्ट है। जैसा भी आपको एविडेंस मिलते हैं वो सबके साथ शेयर किए जाते हैं, और आपको पूरी छूट होती है कि आप अपने विवेक के हिसाब से उसको एनालाइज करें। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे आदिकाल से हमारे कल्चर में, हिंदू धर्म में इंटरमिटेंट फास्टिंग को रखा गया है। और पुराने ज़माने की लाइफस्टाइल जो होती थी, सुबह लेट से खाना, रात को सूरज ढलने के बाद ना खाना, वही इंटरमिटेंट फास्टिंग है। जैसा कि मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे पास बहुत सारी ट्रायल्स हैं और बहुत सारी स्टडीज हैं, एनिमल स्टडीज भी हैं, ह्यूमन स्टडीज भी हैं, जिसमें कि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे देखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ये पहली स्टडी है जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग से नुकसान हुआ है। पहले भी बहुत सारी स्टडीज ने ये कंसर्न शो किए थे। अभी ये स्टडी क्यों इतना डिस्कशन में है, क्यों ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है? क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी स्टडी है। 19,000 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई, और साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस स्टडी में हेल्दी लोग ना होके वो लोग थे जिनको की कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज्यादा था, जिनको कोई ना कोई डिजीज थी या उसका रिस्क फैक्टर था।
तो इन पॉपुलेशन में अगर ये 135% रिस्क बढ़ रहा है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, स्पेसिफिकली उन लोगों को जिन लोगों को कोई हार्ट की बीमारी है या उसके लिए कोई रिस्क फैक्टर है। जामा की स्टडी ने 2020 में भी ये कंसर्न रेज किया था, हम सब ने तब भी इसको डिस्कस किया था, और मैं अभी भी कहूंगा ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हमको आपस में इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। डेफिनेटली मैं भी कहता हूं कि रैंडमाइज ट्रायल होने चाहिए, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत खर्चीला प्रोसीजर है। बट अभी जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, डेफिनेटली एक कंसर्न है इंटरमिटेंट फास्टिंग। डॉक्टर शर्मा, अभी हम सेफली कम से कम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टडी है जैसा आपने बताया 19,000 लोगों पे और लंबे वर्षों तक चली, तो सेफली क्या हम ये कह सकते हैं कि खास तौर से जो लोग कोमॉर्बिड हैं, जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज या उस तरह की संभावनाएं हैं, उनके लिए तो कम से कम ये थोड़ा सा सतर्कता के साथ आगे बढ़ने वाली बात है इंटरमिटेंट फास्टिंग? सर दीपक जी, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो लोग हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं या जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ये प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए अभी के लिए। मैं मानता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के अपने फायदे हैं, लेकिन जब तक कि हम दूसरा कोई कंक्रीट सोर्स नहीं रखते हैं या कोई एविडेंस हमको नहीं मिलते हैं, तब तक के लिए हार्ट के मरीजों को और डायबिटीज के लोगों को और जिनको पहले से कोई वेस्कुलर डिजीज है, उनको अभी कॉशन रखना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लें और फिर इसको प्रैक्टिस करें। एब्सोल्युटली, थोड़ा और इसके तहत तक जाएंगे। फिलहाल दिव्या जी के पास चलते हैं। दिव्या जी, आपका इस पर क्या टेक है? मैम, पक्ष और विपक्ष हर तरह की बातें हो रही हैं, आपकी राय? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग के फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, दे आर टेकिंग इट कि हमें 8 घंटे खाना है, 16 आवर्स फास्टिंग करनी है। इसमें लोग क्या करते हैं, लोग फास्टिंग का जो टाइम चूज करते हैं वो करते हैं आफ्टरनून। मेरे को ब्रेकफास्ट में भूख नहीं लगती है, तो मैं अपना फर्स्ट मील लूंगी 2 बजे। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग देयर फर्स्ट मील एट 2 o'clock एंड लास्ट मील एट 10 o'clock। हमें क्या चीज देखनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पर्पस है वो ये है कि आप खाना वक्त से खाएं, सूरज ढलने से पहले खा लें। हम जितना सूरज ढलने के बाद खाना खाएंगे, हमारी बॉडी का डाइजेशन उस खाने को लेके कम हो जाएगा। बट लोगों ने क्या किया, लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम अपने हिसाब से चूज करा है, तो ये लोगों को बेनिफिट देने की जगह नुकसान दे रहा है। अगर आप देखेंगे, शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर उन लोगों का लो होगा जो दोपहर को खाते हैं अपनी पहली मील और रात के 10 या 11 बजे अपनी लास्ट मील खा रहे हैं, एंड देन दे आर सेइंग कि मैंने 16 आवर्स की फास्टिंग कर ली और 8 आवर्स मैंने खाना खाया है। सेकेंडली, इट इज नॉट फॉर एवरीबडी, इट डिपेंड्स कि कौन ले रहा है। किसी के आयरन लेवल लो है, उसको ऑलरेडी बॉडी में लेजीनेस है, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा तो उसका जो मिनरल एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, प्लस थकान रहेगी। सेकेंडली, अगर आप किसी मेडिकेशन पर हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बीपी डिप नहीं होना चाहिए, शुगर डिप नहीं होनी चाहिए। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को पानी पीने की आदत नहीं होती है क्योंकि वो पूरा दिन एसी में बैठते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट तभी आता है जब डिहाइड्रेशन होती है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, मे बी रात को 8 बजे खा रहे हैं, अगले दिन सुबह आप वर्कआउट कर रहे हैं, फिर आप अगली मील 2 बजे खा रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आपकी बॉडी कैन गो इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग तब करनी है जब आपका रूटीन उसे अलाउ करे। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग उस टाइम पे करेंगे जिसमें आप सूरज ढलने से पहले खाना खा रहे हैं। अगर आप बाद में खा रहे हैं तो इट विल डू मोर हार्म देन बेनिफिट। सो इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। आपको कैसे खाना चाहिए, आपको अपने रूटीन, मुझे लगता है आपने भी एक चीज तो आपने भी बहुत अच्छे से बता दी। और मुझे लगता है कि स्टडीज कोई भी हो, जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, पहले उसको जरा अपने गिरेबान में, जिसको बोलते हैं ना, गिरेबान में झांक कर जरा ये समझना चाहिए कि दरअसल वो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्लासिक अंदाज में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो क्लिनिकली कहा गया है या जो डॉक्टर्स की तरफ से जो कहा जाता है या जो स्टडी बेस्ड है, जो एविडेंस बेस्ड है, क्या उस तरह से कर रहे हैं, या जैसे दिव्या जी ने बताया कि आप 16 घंटे तो भूखे रह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से, पोर्शन ऑफ आपका डाइट के हिसाब से शायद आप बहुत गलत कर रहे हैं। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग दरअसल है ही नहीं जो आप फास्टिंग कर रहे हैं। तो शायद ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद उसी पर बातचीत करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, क्या वो सच में
एफर्ट्स डाल के फास्टिंग कर रहे हैं या सिर्फ आलस के चक्कर में बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाया तो बस मन को ये तसल्ली दे रहे हैं कि साहब चलिए कोई बात नहीं, हमने तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, और ये दरअसल उनके फ़ायदे की जगह उनको संभवतः नुकसान कर रहा है। तो सही इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, ज़रा इसको भी समझेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर आपके पास आ रहा हूं सर। और जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैं कह भी रहा था, दरअसल वो सही फास्टिंग कर भी या नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है समझना जानना। और इसमें सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है फास्टिंग विंडो, कि साहब हमको जब फास्टिंग विंडो मिला है तो कुछ भी खा लीजिए। और कुछ लोग उसमें समोसा जलेबी सब मान लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने फास्ट तो किया है, अब उसके बाद कुछ भी खा लीजिए, और दुनिया की नज़र में वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर है। तो सर क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है और इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही तरीके से कैसे समझें सर? मैंने पहले ही बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई प्रकार होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ टाइमिंग को ही हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और जितनी स्टडीज भी हैं, अगर आप जिनमें क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसको मैं ये कह रहा था कि सबसे बढ़िया एविडेंस माना जाता है, उनमें देखिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का अल्टरनेट डे पे है, पीरियाडिक है। पीरियाडिक फास्टिंग जिसको हम बोलते हैं कि वह एक पीरियाडिक वंस ए वीक या ट्वाइस वीक, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन वो फास्टिंग रखते हैं, तो उस दिन पूरा रखते हैं। और ये तो हिंदुस्तान के तो कल्चर में ये था, उस पे स्टडीज है और उसका मेटा एनालिसिस भी है, सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस है, ऑलरेडी पब्लिश्ड ये है। और ओवरऑल उन्होंने ये दिखाया है कि वेट रिडक्शन से लेके डायबिटीज मैनेजमेंट, हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल, मतलब जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हम बात करते हैं, उसमें जो है काफी बेनिफिशियल है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने में बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल देखें तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग की का बेनिफिट ज्यादा है, जो अभी तक के लिटरेचर अवेलेबल है। पिछले 2 दशक की मैं अगर बात करूं तो उसके पहले जो है इन पे काम कम हुआ था, इसलिए इतने जो है मॉडर्न मेडिसिन में एविडेंस अवेलेबल नहीं थे। बट डॉक्टर राय, इस ये जो पर्टिकुलर स्टडी है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है, इसमें ये जैसे आपने भी बताया कुछ लोग 1 दिन के और हफ्ते में 2-2 दिन के व्रत रखते हैं, इसमें ये माना जाता है कि जितना लंबा फास्टिंग विंडो होगा 20 घंटे या उससे ज़्यादा, तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। अब क्लिनिकल सच्चाई इस स्टडी में कुछ और है। इसमें ये है कि अगर आपका ईटिंग विंडो 8 घंटे से कम का है, यानी कि आपने ज़्यादा देर तक व्रत रखा है या खाना नहीं खाया है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क 135% बढ़ जाता है। तो इसमें इसमें उल्टा कहा गया है सर। देखिए ठीक है, एक स्टडी हुई है, इसलिए उस पर डिस्कस करना चाहिए, हर स्टडी को महत्व देना चाहिए। लेकिन एक स्टडी के बेसिस पे, वो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बेसिस पे, हम कोई बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते हैं। इसीलिए जो है, जब भी इस टाइप का हो, स्पेशली जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनको कई बीमारियां साथ में है, उनको अपनी डॉक्टर के सलाह के बाद ही जो है कोई भी ये अपनाना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग है या फ्रीक्वेंट इंटरवल पे लेना है, उनको मील जो है सो डॉक्टर की सलाह पे लें, अपने जो भी उनका ट्रीटिंग फिजिशियन है। मैं तो एक जनरल बात करता हूं कि आज की डेट में अगर ये पूछा जाए, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स उस पर काफी हुए हैं, पहले ये रिकमेंडेशन था कि आप सिर्फ फ्रीक्वेंट इंटरवल पे लीजिए, बेटर मैनेजमेंट होगा। स्पेशली अगर डायबिटीज आपको है तो बहुत लंबे समय तक नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं था डायबिटिक पेशेंट के लिए। इवन अब जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए भी उसका कंसेप्ट है। सो जैसे जैसे एविडेंस जनरेट होता है, गाइडलाइन चेंज होती रहती है। कल अगर ये एविडेंस आए कि नहीं, और ज्यादा अगर स्टडीज होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं कि जो कोमॉर्बिड कंडीशन है उनमें 135% हो सकता है 150% हो सकता है 0% हो। करेक्ट सर, गॉट योर पॉइंट सर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट एक संक्षेप में आप मुझे बता दीजिए सर, अगर आप अभी तक के अपने अनुभव और स्टडीज के आधार पर, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हाइपरटेंशन, जो कि बड़ा कॉमन है, और डायबिटीज, ये 2 हैं, और वो कहे कि सर मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह होगी सर, और कितनी? देखो, बेस्ड ऑन द करंट एविडेंस मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल मेटा एनालिसिस, जो सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस है, दे आर इन द फेवर ऑफ कि वह जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा करता है। तो मैं भी कहूंगा कि आप किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बेस्ड ऑन द करंट एविडेंस कहूंगा।
आज से 20 साल पहले आप यही सवाल मुझसे पूछते तो मैं डायबिटिक पेशेंट है तो मैं कभी नहीं कहता कि आप जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। मैं उसको यही सलाह देता कि आप जो फ्रीक्वेंट इंटरवल पे ही लेते रहिए, और कंट्राइंडिकेटेड है मतलब ये नहीं करना है उसमें रहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग न करें। समय के अनुसार जब एविडेंस जनरेट होते हैं, आज की डेट में जो एविडेंस है उस बेसिस पे मैं यही कर सकता हूं। ऑल राइट सर। डॉक्टर अखिल शर्मा, आपसे भी सर मेरा वही बुनियादी सवाल, आज आपके अपने अनुभव के आधार पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको हार्ट कंडीशंस होने की आशंका है, यानी कि वो हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज़ भी प्री डायबिटिक है, मैं ये मान के चलता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लोगों के वर्ग को समाहित कर रहा हूँ, सिर्फ हाइपरटेंसिव है, प्री डायबिटिक है, तो ऐसे लोगों को आप फास्टिंग की सलाह देंगे, और अगर देंगे तो वो उसका स्वरूप क्या हो? डेफिनेटली दीपक जी, मैं अपने पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग की सलाह नहीं दूंगा। हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट और एनी काइंड ऑफ कार्डियक डिजीज, देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है। पहली स्टडीज जैसे डॉक्टर राय ने बताया, बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें कि हमको फायदे हुए, लेकिन फायदे क्या थे? फायदे हुए कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल हुआ, हमारा बॉडी वेट कम हुआ, हमारी लिपिड प्रोफाइल अच्छी हुई, और कुछ स्टडीज में ये देखा गया कि पेशेंट अच्छा फील कर रहे थे। लेकिन अभी जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी हमने रिपोर्ट की है, डेफिनेटली ऑब्जर्वेशनल स्टडीज सबसे अच्छे टाइप की स्टडीज नहीं होती हैं, लेकिन एक स्टडी जिसमें हमने 8 साल लोगों को फॉलोअप किया है, अबाउट 20,000 लोग हैं, उसमें 19,000 लोगों को इन्वॉल्व किया है, और उस स्टडी में नुकसान हुआ है कि ओवरऑल जितनी डेथ थी वो बढ़ी हैं, हार्ट डिजीज से होने वाली डेथ बढ़ी है। तो एक तरफ हमको फायदा है कि वेट रिडक्शन होगा, हमारे मेटाबॉलिक प्रोफाइल बेटर होगा, हमारा लिपिड प्रोफाइल बेटर होगा, शुगर कंट्रोल होगा, लेकिन जो आने वाले रिस्क हैं वो जान का खतरा है, वो हार्ट अटैक होने का खतरा है, कार्डियक डिजीज होने का खतरा है। तो इस सब को देखते हुए डेफिनेटली अगर हम रैंडमाइज ट्रायल आगे इन फ्यूचर कर सकते हैं, उसके रिजल्ट हो सकता है इससे डिफरेंट हो, लेकिन अभी जो मेरे पास एविडेंसेस हैं, अभी जो हमारे पास जानकारी है, उसके हिसाब से मैं आज भी कहूंगा हेल्दी लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल स्टडीज ने भी फायदे दिखाए इंटरमिटेंट फास्टिंग के, पुरानी स्टडीज ने भी फायदे दिखाए, लेकिन वो बहुत छोटी स्टडीज थी, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए थी, और उसमें भी फायदे सारे मेटाबॉलिक प्रोफाइल को लेके थे, किसी में भी कार्डियोवैस्कुलर डेथ, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट और टोटल होने वाली डेथ में इंप्रूवमेंट नहीं था। लेकिन इस स्टडीज में 135% इवेंट रेट बढ़ना इज अलार्मिंग। मैं कह सकता हूं हमको इसको ध्यान में रखना चाहिए। हर एकेडमिशियन को जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करता है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अभी ये रिकमेंड करना कि हम अपने पेशेंट से कहें कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। अगले एविडेंस आने तक या जब तक हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक के लिए जो लोग बीमार हैं या जिनको बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, जिनको किसी भी तरह की कोई कार्डियक डिजीज है, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि अपने डॉक्टर से सलाह लें और हो सके इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि कई सारी दवाइयां भी ऐसी होती हैं जो कि 12 घंटे पर आपको लेनी होती हैं, तो उससे पहले आपको खाना खाना होता है या उसके बाद खाना खाना होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमेशा से बनी हुई है डायबिटिक पेशेंट और एब्सोल्युटली सर, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, द बॉटम लाइन इज कि जो लोग ऑलरेडी जिनको कोई कंडीशंस हैं सच एज हाइपरटेंशन या डायबिटीज या प्री डायबिटिक हैं, उनको अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। जो लोग हेल्दी हैं वो लोग इसे अपना ज़रूर सकते हैं, बट अगेन इन डॉक्टर्स सुपरविजन। दिव्या जी, बहुत संक्षेप में, लोगों को ये भी लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे तो फैट लॉस होगा, लेकिन मसल लॉस भी तो होता है, जो जामा स्टडी में बताया गया था कि आपका मसल लॉस भी इससे जुड़ा हुआ है। तो सार यही है कि शॉर्ट टर्म कुछ बेनिफिट्स आपको ज़रूर दिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म कुछ रिस्क भी। जी देखिए, जहां तक इसकी बात है, इंटरमिटेंट फास्टिंग फूड इज अ लाइफस्टाइल चेंज। अगर आपको लगता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग एज अ लाइफस्टाइल कर सकते हैं, जिसमें आप एक बैलेंस्ड डाइट लें, जिसमें बैलेंस्ड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, तो आप उसको फॉलो करिए। अगर आप उसको एक टारगेट की तरह कर रहे हैं कि मेरा 10 किलो कम हो गया, उसके बाद मैं नॉर्मल रूटीन में चला जाऊंगा, देन आपका वेट उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको अगर कोई डिजीज थी जो क्योर हो गई है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, वो दोबारा आ जाएगी
और एग्रेसिवली आ जाएगी। तो जो हमारी मील्स हैं वो आपका एक लाइफस्टाइल चेंज है, आप उसको तभी अपनाइए अगर आप उसको एज अ लाइफस्टाइल ले सकते हैं, और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए या कोई भी फास्टिंग या डाइट करें, बैलेंस इज द की। आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है जिसमें ऑन दैट नोट ओनली बैलेंस इज द की, यही है सार इसका, बैलेंस इज द की। और जो भी लोग करना चाहें पर्सनलाइज्ड डाइटरी एडवाइस जरूर लें। अंडरलाइन कंडीशन वालों को मेडिकल सुपरविजन हर हाल में लेना है, और बाकी सारी बातें हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर राय, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शर्मा, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। दिव्या गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।